हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था एडी करंट, जो कि क्या करता है, एंट्री और एग्जिट को अपोज करता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, वो सब हमने देखा। अब उसके आगे एक और टॉपिक चलते हैं जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या है ये? सेल्फ इंडक्शन। बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल है वो डिस्कस करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, सोचो कि आप एक व्हीकल में जा रहे हो। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप एक व्हीकल में जा रहे हो। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सेलरेटर देते हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सोचो कि आप अकेले जा रहे थे पहले, फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो। उस टाइम पर आपने जब पहली बार जब एक्सेलरेटर दिया था, तब गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ी थी, और दूसरी बार जब आपने एक्सेलरेटर दिया तब गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ी? ठीक है, कुछ आपको मतलब डिफरेंस नजर आया? दूसरी बार भी बढ़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। पहली बार भी बढ़ेगी, पहली बार और दूसरी बार दोनों बार स्पीड तो बढ़ेगी ही। आप एक्सेलरेटर दे रहे हो तो स्पीड तो ऑलवेज बढ़ेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों बार में? पहली बार स्पीड बहुत मतलब कि कम टाइम में बढ़ जाएगी, और दूसरी बार में क्या होगा, स्पीड बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सोचो कि आप 3 पर्सन जा रहे हो एक ही व्हीकल में। ठीक है, एक्टिवा में जा रहे हो, 3 बंदे। पहले एक बंदा जा रहा था, फिर 2 बंदे, अब 3 बंदे जा रहे हो। ठीक है, 3 बंदे एक साथ बैठ के जा रहे हैं, और उस टाइम पर आपने एक्सेलरेटर दिया। मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूँ आप समझ तो रहे हो ना? मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप एक ही जा रहे थे, उस टाइम पर आपने एक्सेलरेटर दिया तो आपकी स्पीड इंक्रीज हुई। दूसरी बार 2 बंदे उसी बाइक पे जा रहे थे, फिर आपने एक्सेलरेटर दिया तो भी आपकी स्पीड इंक्रीज हुई। फिर 3 बंदे उसी बाइक में जा रहे थे, फिर आपने एक्सेलरेटर दिया, फिर स्पीड इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इन तीनों केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक पर्सन था, एक ही पर्सन, ओनली 1 पर्सन, ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ, एक ही पर्सन था, तब अगर हम ऐसा टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ देखें, ठीक है, तो मतलब कि बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत शार्पली स्पीड बढ़ जाएगी। जब 2 पर्सन थे, 2 पर्सन, ठीक है, आपने एक्सेलरेटर दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन वो टाइम लेगी थोड़ी सी। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया ही है। फिर तीसरी बार, अभी ये स्पीड का ही ग्राफ है, ठीक है। तीसरी बार आपने एक्सेलरेटर दिया, स्पीड बढ़ी, लेकिन स्पीड थोड़ी देर के बाद बढ़ी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पीड तो बढ़ रही है, तीनों केस में स्पीड बढ़ रही है, वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ही लेगी, तीनों केस में मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ही लेगी, जितनी उसकी मतलब की रेंज है उतनी वैल्यू अचीव कर ही लेगी, वो तो पक्का ही है। ठीक है, लेकिन ये जो पहला पर्सन है, उस टाइम पर जो स्पीड बढ़ी थी वो बहुत कम टाइम में बढ़ गई थी, मतलब कि बहुत जल्दी उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली थी। दूसरे में उसने थोड़ी देर बाद की, तीसरे में थोड़ी देर बाद की। ऐसा ही ब्रेक लगाने के टाइम पर भी सोचो, जब हमने ब्रेक लगाई तब आप अकेले जा रहे थे, तब तब आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड आप थे, ब्रेक लगाई तो जल्दी ही ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में ब्रेक लगाई तो थोड़ी देर बाद वो स्टॉप होगी, इतनी जल्दी स्टॉप भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और तीसरे केस में क्या होगा कि ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा और ज्यादा टाइम लेके बाद में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो आपने पहले भी डिस्कस कर लिया था लॉज ऑफ मोशन में, और इसको हम बोलते थे इनर्शिया। ठीक है, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना स्टेट चेंज करने में वो आपको अपोज करेगी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं वही डिस्कस करना चाहता था, थोड़ा आपको समझ में आया? जितना इनर्शिया ज्यादा, जितना इनर्शिया ज्यादा, उतना अपना स्टेट चेंज करने में उसको प्रॉब्लम होगा, वो अपोज करेगी। ठीक है, तो
यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिकल डोमेन है, ये तो जो हमने बात की ये हमारी डेली डे रेगुलर लाइफ की बात थी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गई होगी कि अगर ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास, तो स्पीड इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो जल्दी से इंक्रीज भी नहीं होती और जल्दी से डिक्रीज भी नहीं होती। ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर आपको क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टर लिया, चलो क्या लिया, एक रेजिस्टर। अच्छी तरीके से देखना, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा बोल दूंगा, बाद में हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। आप प्लीज अभी समझो थोड़ा सा, ताकि क्या हो कि जो कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस में वो क्लियर कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगले थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर सोचो कि ये जो बैटरी है उस बैटरी का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन, ठीक है। और अ, ये है की, ठीक है। अभी जैसे ही आप की क्लोज करते हो, जैसे ही आप की क्लोज करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर करंट आई फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, आई। और अगर आपको कोई पूछे कि भैया आई की वैल्यू क्या होगी, देन इट इज वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी लिखना नहीं है हाँ बच्चों प्लीज, आई टी का, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो जब था तब स्विच कैसी थी, ओपन, स्विच इज ओपन, ओके, एंड जस्ट क्लोज, जस्ट उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और जैसे ही आप क्लोज करोगे, ठीक है, आपको हमें सब लोगों को प्रैक्टिकली हमें पता ही है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, फैन की स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, फिर किसी और की स्विच ऑन करते हैं तो डायरेक्टली वो शुरू हो जाता है। मतलब कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत कम, और मतलब कि ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंक्रीज होके बाद में मैंने ये जो किया, ये क्या किया, बाद में उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। कितनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको, ओके। और फिर आप सोचो कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा, और फिर आपने स्विच को फिर से क्या कर लिया, ओपन। जैसे ही ओपन करते हो, जैसे ही वो करंट डायरेक्टली डिक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पर बहुत जल्दी इंक्रीज, जल्दी डिक्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हमने रेगुलर लाइफ में ऑब्जर्व किया है। स्विच ऑन करो, ओके, लाइट शुरू, स्विच ऑफ करो, लाइट बंद। ठीक है, लेकिन आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया है किसी बल्ब में स्पेशली, इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो सकता है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, किसी बल्ब में ये, सॉरी, ये सोचना, पहले आप लोग सोचो, जितना आप सोचोगे उतना ये जो कंसेप्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्लियर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कभी ऐसा बल्ब में देखा है कि जैसे ही आप की क्लोज करते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली बल्ब ऑन नहीं हो जाता। मतलब कि यहाँ पर ये जो पहला केस है, रेजिस्टर वाला जो केस है, ठीक है, मैंने बोला कि सडनली मतलब विद इन मिली सेकंड और माइक्रो ऑफ मिली सेकंड ये शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या बल्ब में आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है किसी बल्ब में कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, आप टाइम भी गिन सकते हो, 1 या 2 सेकंड के बाद बल्ब शुरू होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि आप जब स्विच ओपन करते हो, स्विच ओपन करने के बाद भी बल्ब थोड़ी देर के लिए शुरू रहता है और फिर बंद हो जाता है। बच्चों आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा एलईडीज में, किसमें, एलईडीज में, लैपटॉप की जो एलईडीज होती है उसमें, फिर हमें जो अभी हमारी जो टेलीविजन आ रही है उसमें, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, स्विच ऑन करते हो तो डायरेक्टली ऑन नहीं होता, थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 1-2 घंटे के बाद, 1 या 2 मिनट, ऐसा भी नहीं, 1 या 2 सेकंड में ही, ठीक है। और जब बंद होगा तब भी 1, 2 या 3, मैक्सिमम 5 सेकंड ले लो, ठीक है।
ऐसा ऑब्जर्व होता है बच्चों, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं किया है तो अपने घर में जहाँ भी एलईडीज है, छोटे छोटे बल्ब है, उनको देखना। वो जीरो लैंप नहीं आते, वो नाइट लैंप को चलाते हैं, उसमें तो मतलब कि मोस्टली ऑब्जर्व होता ही है। और अभी तो वो जो उजाला के लैंप आ गए हैं, ठीक है, भारत सरकार ने दिए हैं, उसमें आप ऑब्जर्व करना, उसमें भी वो एलईडी है, तो उसमें भी आप ऐसा देखोगे क्या कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो तो देखिए ये टाइम है और ये करंट है, तो करंट डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होता, ऐसे इंक्रीज होता है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा, कितनी, एप्सिलॉन अपॉन आर, जहां पर आर इसका रेजिस्टेंस है, ऐसा सोचो, ठीक है। और बाद में जब आप उसको क्या करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो करंट जीरो भी हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पहले होता था ऐसा इसमें नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा, धीरे धीरे होगा। अगर बढ़ेगा तो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर कम होगा तो भी धीरे धीरे ही कम होगा, ठीक है। तो ऐसा जो कर रहा है कोई, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जो ऐसा कर पा रहा है, तो वो है इंडक्टर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंडक्टर, ठीक है। हमने कैपेसिटर पढ़ा, हमने रेजिस्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर कैसा दिखता है, तो इंडक्टर ऐसा दिखता है, ठीक है। रेजिस्टर कैसा दिखता था, रेजिस्टर ऐसा दिखता था, ठीक है। कैपेसिटर कैसा दिखता था, कैपेसिटर ऐसा दिखता है। तो ये इंडक्टर, रेजिस्टर का सिंबल आर, कैपेसिटर का सिंबल सी और इंडक्टर का सिंबल एल, ठीक है। अभी तो आर और सी ये तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, एल अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एल के आज जान पहचान थोड़ी सी होगी, ठीक है। बाद में वो भी हमारा अच्छा सा फ्रेंड बन जाएगा, ओके, कोई बात नहीं। तो मतलब मैं क्या बोल रहा था कि ये रेजिस्टर है, ठीक है, उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो इसमें क्या होगा, सडनली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट। अगर आपको सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट नहीं करना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है सडनली, नहीं 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 भैया, ये सडनली इंक्रीज नहीं होने देंगे, हम आपको धीरे धीरे, अगर इंक्रीज करना है तो करो, लेकिन धीरे धीरे हम आपको थोड़ा सा अपोज करेंगे, जल्दी से आपको हम राइज नहीं होने देंगे। फिर अगर सडनली डिक्रीज करना है तो नहीं नहीं नहीं, सडनली डिक्रीज भी आपको हम नहीं होने देंगे, हम क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। याद रखना, इंडक्टर क्या करेगा, वेरिएशन इन करंट को अपोज करेगा, करंट को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देगा और करंट को कम भी नहीं होने देगा। अच्छा, अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर इंडक्टर बोलेगा आपको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, वहां पर इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कब का इंडक्टर इंडक्टर चिल्ला रहा हूँ, तो आइए जो प्रोसेस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसको शुरू करें, जिसका नाम हमने क्या रखा था, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसका नाम प्रेरणा, इंडक्शन प्रेरणा, अपने अंदर से ही आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी कि भैया ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कोई नहीं देख रहा है तो कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रेरणा जो मिलती है ना वो बहुत छोटी होती है ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है, सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए तो वो करंट को स्टॉप नहीं कर पाता, करंट तो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, समझो, हाँ, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, let us consider a solenoid, okay, and current I is passing through the solenoid, okay. Any problem, no. Let us consider that there are n turns, कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि अगर आप उसको सामने से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ ए, ठीक है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू जीरो एन आई, जहां पर म्यू जीरो, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ,
अच्छा, लेंथ मैंने लिखना भूल गया, ये है एल, ठीक। ओके, इनटू आई, आई क्या है, करंट, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू जीरो एन आई, ठीक है। अभी मैं ऐसा बोलूं, फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टन, फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टन, कौन सा फ्लक्स बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको पता ही होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ठीक है। तो बी कितना, म्यू जीरो एन आई, सॉरी, इनटू कोस 0 डिग्री, क्यों, अच्छा चलो समझाता हूँ, कोस 0 डिग्री क्यों, क्योंकि ये अगर इंडक्टर को अगर अच्छी तरीके से मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, अच्छा मैं इंडक्टर बोल रहा हूँ ये इंडक्टर ही होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम उसको सोलेनोइड ऐसे नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह होगी कि नहीं, हमने सोलेनोइड पढ़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्रॉस सेक्शन भी इसी तरह, तो क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया वेक्टर इधर ए बार, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, समझ में आया। अभी ये अगर आप क्रॉस सेक्शन है, ये जो इसकी रेडियस अगर आप आर लेना चाहते हो, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है, म्यू जीरो एन आई एल, ठीक है। अभी मैं ए ऐसा रहने देता हूँ बच्चों, ये कितने टर्न के साथ ये फ्लक्स लिंक हुआ, फ्लक्स लिंक विथ 1 टन, 5 1, ठीक है। ऐसे कैसे, कितने टर्न है, तो n टर्न्स, okay, there are n terms, there are n terms, okay, therefore total flux, total flux, मैं फ्लक्स बोलूं तो मतलब आप समझ लेना बच्चों प्लीज, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with, total flux linked with solenoid is equal to phi total, और इसका हम बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज, एक उसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, फ्लक्स लिंकेज। तो अगर हम फाई टोटल देखें, तो ये फाई टोटल क्या होगा, फाई टोटल होगा नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टन, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, हाँ, फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टन, ये फाई टोटल, ठीक है, समझ में आया। इसको आप याद रखना, ये फाई वन की वैल्यू हम बाद में रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन थिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, एज वी चेंज करंट, ओके, क्या चेंज कर रहे हैं बच्चों, करंट, बोलो, करंट चेंज करने से क्या होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, ठीक, ओके। फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, और जो हम बार बार इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं, ईएमएफ विल इंड्यूस, ईएमएफ विल इंड्यूस, और वो किस तरह होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ओके, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, और मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओके, और करंट इंड्यूस होगा, एंड current will also get induced, get induced,
ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से। यहाँ पर इस पे हम फोकस करना चाहेंगे, ईएमएफ विल इंड्यूस। बच्चों, किसमें इंड्यूस हुआ? सोलेनोइड में। कौन से सोलेनोइड में? तो एक झापड़ दूंगा, समझ में आ गया कि नहीं? क्यों झापड़ दूंगा? हमारे पास क्या 1000 सोलेनोइड है, एक ही सोलेनोइड है, तो जिस सोलेनोइड की बात कर रहे हैं उसी में तो होगा। करंट भी उसी में से फ्लो हो रहा था, वही करंट चेंज हुआ और वहां पर ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ओके, बिकॉज ईएमएफ is induced in same coil in which flux is changing. Flux is, थोड़ा मैंने लिखने में गलती कर दी, flux is changing because EMF is induced in the same coil in which flux is changing. That's why this EMF is called self-induced EMF। बच्चों, मैं अब बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपने गलती कर दी, गलती करने के वजह से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आपको किसने सिखाया? आपकी गलती ने। गलती किसने की? आपने। तो गलती की मतलब कि आपने, आपको जो सीखने को मिला वो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे वहां पर आपको सीखने को मिला कि नहीं भैया मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आप वापस उसी पे आएंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप करोगे बाद में आपको पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये गलती है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा, तो आप क्या करोगे? उससे अपोजिट ही चलोगे। समझ में आया कि नहीं? और वो आपको सिखाया किसने? आपने खुद ने। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड। ओके, समझ में आया कि नहीं? ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से जनरेट हुआ। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स किस कॉइल में चेंज हुआ? ठीक है, एक ही सोलेनोइड है उसमें चेंज हुआ। और ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ? उसी में इंड्यूस हुआ। इसीलिए इस ईएमएफ का नाम रखा है हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अभी मैं दूसरी एक डेफिनेशन बोल रहा हूं। बिकॉज this EMF will oppose the change in magnetic flux. Change in magnetic flux region. ओके, वो पता है ना आपको लेंज लो सॉरी लेंज लो के तहत, बिकॉज दिस ईएमएफ विल अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रीजन, उसका जो कॉज बिहाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अपोज करते हैं। ठीक है, तो मतलब बेटा बाप को ही मारेगा, उसके पैदा होने की वजह से अपना पापा था लेकिन उसको ही मार डालेगा ऐसा। because this EMF will oppose change in the magnetic flux region. Okay, this EMF is also known as this EMF is also known as बैक ईएमएफ। बच्चों, ये सारी टर्म आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। कौन सा क्या नाम दिया है? इसका नाम, दूसरा नाम दिया है बैक ईएमएफ। ठीक है, समझ में आया आपको? कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अच्छी तरीके से आप देखिए। ये इंडक्टर नहीं कंडक्टर है, सॉरी सोलेनोइड है, इसमें से करंट जा रहा था तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये सिंपली एक वायर ही है। लेकिन इस करंट ने जब बढ़ना शुरू किया तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा कि ये बढ़ते करंट को अपोज करेगा। तो कहने का मतलब उसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होने की ट्राई करेगा? इस डायरेक्शन में। मतलब कि अगर आप इसको मिटा कर एक सेल ड्रॉ करना चाहो तो सेल कैसे होगा? ऐसे।
ठीक है, ताकि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ है बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा देखिए अभी फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ये फाई टोटल हम रखेंगे। सो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी डी टी। अब ये फाई है, वो फाई हम कितना रखेंगे? नंबर ऑफ टर्न इनटू फाई फ्लक्स ऑफ द वन। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है? ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? एक देखिए ये ऑब्जर्वेशन एक ऐसा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट it is observed that flux linkage is directly proportional to flux linkage is directly proportional to current। ये बहुत सिंपल है बच्चों। क्यों? क्योंकि जितना करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लक्स लिंकेज ये फाई टी is directly proportional to current, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाए तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा L। क्या लगाना होगा? L। और ये जो L है क्या है? ये L, this L is nothing but coefficient of self induction। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये L किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। हर बार की तरह रेजिस्टेंस ना तो V ना तो I किसी पे डिपेंड नहीं करता। R इक्वल टू रो एल बाई ए उस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर में भी हमने ऐसा देखा था कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, लेकिन ना तो वो Q पे डिपेंड करता था ना तो वो V पे, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता था। इन द सेम सेंस L अगर हम लिखना चाहे L इज इक्वल्स टू क्या होगा? फाई टी अपॉन आई। अच्छा चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ एन फाई अपॉन आई। ये एन फाई क्या है? फाई फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल, वन टर्न। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही आपको ऐसा दिख रहा है L इज इक्वल्स टू एन फाई बाय आई, लेकिन ये फाई और आई, फ्लक्स और आई इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छी तरीके से याद रखना, ये पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। L does not depend on phi and I। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऐसी तरीके जैसे हमने कैपेसिटर में फॉर्मूला डिराइव किया था C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है, तो उसमें जब हमने बोला था कि हाँ उस फॉर्मूला को डिराइव करने के बाद बोला था देखो एरिया पे फिर डिस्टेंस पे ऐसे डिपेंड करता है। फिर रेजिस्टेंस में भी हमने ऐसा डिराइव किया था रो एल बाय, तो इसमें भी हम ऐसा कुछ डिराइव करेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं अगर डिराइव करना चाहूँ तो किस तरह डिराइव कर सकता हूँ? L इज इक्वल्स टू एन अपॉन आई, तो ये हो गया। अभी फाई है तो फाई का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बी ए। ठीक है, अभी एन अपॉन आई रखेंगे। अभी बी का फॉर्मूला क्या है? सो म्यू 0 एन आई इंटू ए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आया हमारे सामने। क्या कि आई कैंसिल हो गया। सो L इज इक्वल्स टू म्यू 0 n। अब ये छोटा n जो है उसको मैं n अपॉन L लिखना चाहूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इनटू एरिया। ठीक है, तो वेरी गुड, हमारे सामने रिजल्ट आ गया। वैसे मैं इसको बाद में डिराइव करना चाहता था,
लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने डिराइव कर दिया। L इज इक्वल्स टू क्या आया, म्यू 0 n स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ L, हमने क्या बोला बच्चों, L क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ प्लीज याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, यूनिट ऑफ L, L का यूनिट क्या होगा, इज, अच्छा अभी L का यूनिट अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ म्यू 0 n स्क्वायर ए अपॉन एल, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ देखिए L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई, दिख रहा है आपको, 5 वेबर और I एम्पियर। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर, क्या लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर। ठीक है, और एक दूसरा यूनिट है बच्चों, एच, हेनरी। क्या है, हेनरी। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट हेनरी। जैसे कि रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, कैपेसिटेंस का यूनिट था फैराड। ठीक है, उस तरह इसका यूनिट, एल का यूनिट क्या है, हेनरी। तो यहाँ मैं एक चीज देखिए बोलना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस जिसमें जनरेट होता था वो रेजिस्टर, जो कैपेसिटेंस एग्जिबिट करता था वो कैपेसिटर। तो सेल्फ इंडक्शन जिसमें जनरेट होता है, द डिवाइस which exhibits self induction, self induction is called इंडक्टर। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंडक्टर। ठीक है, फिर से मैं एक बात लिख देना चाहता हूं, क्या, कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लो या फिर करंट ले लो, करंट भी इंड्यूस हुआ है। ठीक है, और सेल्फ क्यों बोला, क्योंकि उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल oppose rise in current, rise in current। भैया तू प्रगति कर रहा है, मैं अपोज करूंगा। ओके, एंड हेल्प डिकेइंग इन करंट। भैया तू नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुझे हेल्प करूंगा। ठीक है, दोनों साइड डिकेइंग इन करंट, ना तो करंट को इजीली राइज होने देगा और ना तो उसको इजीली फॉल होने देगा। इसीलिए तो मैंने क्या बोला कि ये जो करंट और टाइम का जो ये ग्राफ आएगा, जब भी इंडक्टर होगा तब क्या होगा, इजीली राइज नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद राइज होगा। ठीक है, और इजीली फॉल भी नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद फॉल होगा। ठीक है, मतलब कि करंट को अगर आपको स्टेडीली, मतलब कि इतनी जल्दी से चेंज नहीं करवाना है, धीरे धीरे आपको चेंज करवाना है, तो ऐसा होगा। बच्चों इसका रीजन अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही करंट में चेंज होता है, ये इंडक्टर में मैं फिर से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर करंट आई हुआ। ठीक है, करंट में चेंज हुआ डी आई जितना, तो ये उसको अपोज करेगा भैया, कि ये करंट का अपोज मुझे, मतलब कि चेंज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये अपोजिशन फील होगा, इसको फील होगा, तो ये जितना राइज कर रहा था पहले इंडक्टर के एब्सेंस में, उतना राइज नहीं करेगा, थोड़ा कम राइज करेगा। राइज तो करेगा पक्का, वो बात है। मैंने आपको नहीं बोला था कि गाड़ी में आप एक बंदा बैठा है, दो बंदे बैठे या तीन बंदे बैठे, आप एक्सेलरेटर दोगे तो ये पक्का है कि उसकी स्पीड तो हमेशा बढ़ेगी ही, लेकिन वो बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना अपोज करेगा या कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो आइए अगर हम देखें, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था बच्चों, फाइव प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसा देखा था, सॉरी फाइव टी प्रोपोर्शनल टू, और इसको मैं ऐसा लिखूं, चलो एन फाइव, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख देता हूँ, एल आई। ठीक है, एल हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो फाइव या तो फिर एल, एल इज इक्वल्स टू, फिर भी हमने ऐसा लिखा था, डी फाइव लिखा था, लेकिन ऐसा भी आप लिख सकते हो, एन फाइव बाई आई। मैं एक डेफिनेशन यहाँ पर जुबानी एल की 1 हेनरी की अगर बोल जाऊं तो क्या है, that if 1 ampere current flows, if
1 ampere current flows in the inductor. Okay, and flux link with the inductor is 1 Weber. कितना फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ, 1 वेबर. Then coefficient of self inductance will be equals to L. Okay, will be equal to 1 हेनरी, will be equal to 1 हेनरी. समझ में आया अच्छी तरीके से आपको. अच्छा, एक दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर मैं जो हमारा लॉ है डी डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, तो ये फाइ टी था, ये लॉ कौन सा था, फेराडेज लॉ. तो चलो उसमें अगर हम इसको फाइ टी की वैल्यू को रखें, आपको पता है फाइ टी की वैल्यू कितनी है, एन फाइ, जिसमें एन कांस्टेंट है, मैं एन को बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस एन डी फाइ बाय डी टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये जो एल आई दिख रहा है उसको भी आपको करना होगा डेरिवेटिव एल डी आई बाय डी टी. समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको. हाँ, और यहाँ पर जो कि हमने माइनस लगाया है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना होगा, माइनस. तो इस ये फॉर्मूला को अगर आप याद रखो, ठीक है, तो भी आपको मतलब कि 1 हेनरी की डेफिनेशन मिल सकती है. कैसे, देखिए एल इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन डी आई बाई डी टी. अभी नेगेटिव को जाने दीजिए, चलिए हम मैग्नीट्यूड की बात करें. नेगेटिव को जाने दीजिए, मतलब कि करंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें कितना इंक्रीज हुआ उससे मतलब है, ठीक है, या कितना डिक्रीज हुआ उससे मतलब है, मतलब वी आर कंसर्निंग ऑन द वैल्यू ऑफ द चेंज. ओके, सो दैट इज द थिंग. सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होता है, करंट इंक्रीज या डिक्रीज 1 एम्पियर पर सेकंड, कितना, 1 एम्पियर पर सेकंड, then induced EMF is nothing but self inductance. या अगर induced EMF अगर 1 वोल्ट होता है, क्या होता है, 1 वोल्ट, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, 1 हेनरी. बोल सकते हैं हम अच्छी तरीके से आपको. ठीक है, आज हम इसके ऊपर के एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे. आज तो बस बेसिकली तो मुझे आपको यही एक्सप्लेन करना था कि ये एक्चुअली में सेल्फ इंडक्टेंस है क्या. ठीक है, L इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, और ये अपोज करता है या फिर हेल्प करता है अगर करंट कम हो रहा है, अपोज करता है क्या अगर करंट बढ़ रहा है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको. आपको यहाँ पर L से अगर एक और यूनिट अगर आपको लानी है तो भी आप ला सकते हो. देखिए एप्सिलॉन का होता है वोल्ट, फिर टाइम का सेकंड, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ऐसा भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं, आज हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन में सबसे पहले हमने ऐसा देखा कि फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो वो फ्लक्स जिस कॉइल में चेंज हो रहा था उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए उसका नाम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ रखा गया, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा एक L इज इक्वल्स टू एन फाइ बाई आई. ठीक है, इस फॉर्मूला को प्लीज मत भूलना. दूसरा फॉर्मूला हमने देखा L इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन अपॉन डी आई बाई डी टी. माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोज करता है, और अपोज करता है इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है बैक ईएमएफ. ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको. तो एल का एक फॉर्मूला ये एक. अच्छा, तीसरी चीज हमने क्या डिस्कस की कि भैया ये एल है, ये आई पे डिपेंड नहीं करता, ये फाइ पे भी डिपेंड नहीं करता, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पे, फिर दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और चौथा लेंथ पे. ये एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट, और ये स्मॉल एल जो मैंने लिखा वो क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द इंडक्टर. समझ में आया कि नहीं. और इंडक्टर किसे बोला जाएगा बच्चों, इंडक्टर बोला जाएगा जो क्या इंड्यूस करता है और जो क्या एग्जिबिट करता है, सेल्फ इंडक्शन एग्जिबिट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर. ठीक है, और इसका यूनिट क्या है वो भी हमने डिस्कस किया. यूनिट क्या है इसका, इसका यूनिट है हेनरी, या तो फिर हम वोल्ट सेकंड पर एम्पियर देखें. आज हमने उसकी दो डेफिनेशन भी देखी. Two definition, which two definition, one from this L is equals to n phi by I and second from this. ठीक है, अगर आपको 1 हेनरी की डेफिनेशन लगानी है तो इसका मतलब है कि आप जो इज इक्वल टू जो है उन सबको 1 1 कर दो,
तो मतलब कि करंट अगर 1 एम्पियर है तो फ्लक्स अगर 1 वेबर लिंक हुआ तो वो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया उसका 1 हेनरी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर करंट का चेंज 1 एम्पियर पर सेकंड है, ठीक है, जिससे ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो अगर 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू है 1 हेनरी। समझ में आया कि नहीं? एल की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो इजीली आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो भी इजीली आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या करता है करंट, हमेशा मतलब कि अपना जो ऑपोजिशन है उसको ट्राई करता है कि भैया प्लीज मुझे इंक्रीज होने दो, थोड़ा 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 इंक्रीज होने दो, थोड़ा थोड़ा वो वर्क करता है। वो जो वर्क करता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला आज हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी। जिस तरह रेजिस्टर में एनर्जी स्टोर नहीं होती, वहां पर हीट रिलीज होती है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी स्क्वायर, पता है ना? ओके, उसी तरह इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है। रेजिस्टर में जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है, वो ऑब्जेक्ट को गर्म करता है। कौन? रेजिस्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट में गर्मी हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि उसमें रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें एनर्जी आ रही है, तो साफ है कि वहां पर कैपेसिटर है। और अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उसमें इंडक्टर है। क्या है? इंडक्टर। ठीक है, लेकिन आज वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़े से एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि ताकि आपका ये कंसेप्ट और क्लियर। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।